गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए, तो आज का ये जो वीडियो दिख रहा है आप लोगों को बच्चे, ये करेंट की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक की जो घटनाएं हैं। 2023 की ही बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक क्या क्या घटना हमारे छत्तीसगढ़ में घटित हुआ था, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम करेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे लिए एक साहित्यकार जी आते हैं। तो उन साहित्यकार का नाम है जिसके बारे में आज अपने को जानना है, डॉक्टर सुधीर शर्मा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सुधीर शर्मा। याद रखेंगे, डॉक्टर सुधीर शर्मा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, 2 ही रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चे, आपको याद रखना पड़ेगा। एएसआई मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ना, यहाँ से इससे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा जी की। इनकी 2 रचनाएं हैं। सबसे पहला तो है आपका छत्तीसगढ़ी में वचन। पहला कौन सा रचना है? छत्तीसगढ़ी में वचन। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी में वचन। और जो दूसरी रचना है वो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, इस वजह से मुझे इस टाइप से आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग के लिए समय भी कम है। जो बच्चे शिक्षक भर्ती दे रहे हैं उनके पास भी समय कम है, और जो एसआई मेंस दे रहे हैं उनके पास तो कम ही है। तो मैंने सोचा बाहर हूँ तो भी क्या हुआ, रिकॉर्डर जिंदाबाद, ठीक है। तो मैं बोली आप लोग के, ताकि प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का कमी ना रहे, इस वजह से इस प्रकार से वीडियो लाया जा रहा है। पर आप लोग को कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सबसे पहली बात हमने किया डॉक्टर सुधीर शर्मा के बारे में। तो डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ये जो है हमारे साहित्यकार हैं। इनकी 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है आपका छत्तीसगढ़ी में वचन, और दूसरा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। चीज़ें क्या हमारी क्लियर हो गई? याद हो गया आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ? वेरी गुड। अब एक और चीज़ इनके बारे में आपको याद रखना है। जो साहित्यकार हैं हमारे सुधीर शर्मा जी, उन्होंने एक पत्रिका लिखा था बच्चे। एक पत्रिका का ये संपादन करते आए हैं शुरू से, और उनकी पत्रिका का नाम है, संपादन मतलब क्या होता है? एडिटिंग करना। संपादित करना मतलब एडिटिंग करना। तो उनकी पत्रिका का नाम आपको याद रखना है। उनकी पत्रिका का नाम है साहित्य वैभव। क्या नाम है? साहित्य वैभव। मैं किसकी बात कर रही हूँ? डॉक्टर सुधीर शर्मा जी की बात कर रही हूँ। इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता है। क्या किया जाता है? संपादन। वैभव है ना, ये वैभव, संपादन किया जाता है। उनकी पत्रिका का नाम है साहित्य वैभव। चीज़ें क्या क्लियर हो गई हमारी? तो ये जो पॉइंट्स मैंने इनके बारे में बताया वो आप लोग को याद रखना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चे, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की राज्य महिला उद्यमिता नीति। क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की, क्या लागू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने? तो राज्य महिला उद्यमिता नीति। और ये कब लागू हुआ है? तो याद रखेंगे इसकी जो अवधि है वो 2023 में चालू हुई है, 2028 तक चलने वाला है। पहला चीज तो आपका प्रश्न यही बन जाएगा कि राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि क्या है। तो आप याद रखेंगे बच्चे 2023 से 2028 तक 5 साल की अवधि रहेगी, 2023 से 2028 तक। अब बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। समझना आखिर यह नीति लाया क्यों गया था। तो महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। अब महिलाएं अगर मान लीजिए छोटा मोटा अपना कोई भी गृह उद्योग स्थापित कर रही हैं, तो चाहे कोई भी उद्योग स्थापित करे, पैसा का तो जरूरत पड़ेगा ना। तो महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी। तब यहाँ से 2 प्रश्न आपका बन जाता है। एक तो पूछ लेगा कि राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक चलेगी। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चे 2023 से 2028, 5 साल का आंकड़ा है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि आखिर राज्य महिला उद्यमिता नीति लाया क्यों गया था। तो याद रखना है आपको, महिलाओं के उद्योग में जो स्थापित हो रहा है या महिला जो स्टार्टअप कर रही है उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, उनको ऋण प्रदान करने के लिए यह नीति को लाया गया था। चीजें हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब हम पहुंचते हैं दूसरे स्लाइड में। दूसरा स्लाइड क्या बोल रहा है? तो इसमें आपको यह बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्यमिता नीति लाया है उसके तहत उनको कितना कितना पैसा दिया जा रहा है, कितनी कितनी राशि उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, आपको याद रखना है। विनिर्माण उद्यम परियोजना, पहला क्या बोल रहा है? विनिर्माण उद्यम परियोजना। तो विनिर्माण मतलब क्या होता है? देखो हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, भारत की इकोनॉमी की आप बात कर लो या छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ छोड़ देते हैं, पूरे भारत की भी मैं बात कर लूँ तो जो इकोनॉमी वाला एरिया है, इकोनॉमी वाला जो क्षेत्र है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि वगैरह आ जाता है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये विनिर्माण हो गया, विनिर्माण ले लो या फिर उद्योग ले लो, ये आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चे सेवा। अब यहाँ पर से कुछ बच्चों को समझ नहीं आता ये सेवा का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है। चलिए धीरे धीरे एक एक
पॉइंट को बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर विनिर्माण उद्यम परियोजना की बात हो रही है। मतलब विनिर्माण को सीधा सीधा आप समझ सकते हो एक प्रकार का उद्योग का निर्माण करना, ये मान के चलो, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई उद्योग का निर्माण करना चाह रहे हैं, विनिर्माण उद्यम परियोजना की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, आपको याद रखना है। तो विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए राशि कितनी दी जा रही है? 50 लाख। वहीं अगर हम सेवा उद्यम परियोजना की बात करें, तो सेवा अगर आप देना चाहते हैं या सेवा से संबंधित कोई परियोजना चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिकतम राशि 25 लाख रुपए दी जाएगी। अब ये सेवा वाले चीज़ से ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सेवा का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ खरीदा, जैसे कि आपने पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, ठीक है, तो पार्ले जी बिस्कुट आपने ले तो लिया और 5 रुपये आपने उस दुकानदार को दिया। तो आपने दुकानदार को 5 रुपये दिया, उसके बदले में दुकानदार ने क्या दिया? आपको 5 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट दिया। तो पैसा के बदले में आपको कोई वस्तु मिली ना, और उस वस्तु को आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, खा भी सकते हो, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? आपका विनिर्माण है। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती है जिसको हम छू सकें, देख सकें, तो उसे सेवा कहते हैं। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कोचिंग जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, 21 बार में आप फीस देते हो, रोज जाते हो कोचिंग, उसके बाद फिर वहां से क्या कोचिंग वाला अपना कोचिंग का नाम आपके नाम पे कर देता है, जाते हो तो नहीं होता है ना ऐसा कुछ। आप एक बार में फीस जमा करते हैं, रोज जाते हैं और खाली हाथ ही वापस आते हैं। मिलता आपको ज्ञान है, पर वो आपको दिखता नहीं है ना, महसूस कर सकते हैं आप सिर्फ, पर उसको छू नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है बच्चे। जैसे कि इसी के अंतर्गत आप ब्यूटी पार्लर को भी रख सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, लड़कियां जाती हैं, और जिस टाइम पर ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती हैं, तो उस टाइम पर वो क्या जाती हैं? चमगादड़ बन करके जाती हैं, और वहां से निकलती तो परी बन करके निकलती हैं। तो वहां जाकर के लाखों रुपया दे देंगी, हजारों रुपया दे देंगी, बदले में उनको कुछ मिलता नहीं है जिसको अपने हाथ में पकड़ सके, छू सके, महसूस कर सके। बस सिर्फ एक फीलिंग होती है कि भाई हम अब परी बन रहे हैं। समझ रहे हो क्या? तो ये ब्यूटी पार्लर भी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चीजें हमारी क्लियर हो गई। विनिर्माण या उद्यम परियोजना की बात करें तो अधिकतम कितना रुपए का राशि प्रदान किया जाएगा आपको? कर्ज की बात हो रही है, ऋण की बात हो रही है, 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा। वहीं सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा। व्यवसाय उद्यम परियोजना की अगर हम बात करें, अगर आप किसी प्रकार का छोटा मोटा व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, पापड़, बिजौरी, बरी, ये सब चीज़ का, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ तक क्या हमारी चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, इसे बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, याद कर लो। अब आगे बात करते हैं कि स्थायी पूंजी निवेश का 55% तक या फिर 1,20,00,000 तक आपको स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्थायी पूंजी निवेश की बात हो रही है। स्थायी पूंजी निवेश के लिए या तो आपको 55% तक का पैसा मिलेगा, या फिर 1,20,00,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में 1 वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, महिलाओं ने जब स्टार्टअप किया था तो उस टाइम पर उनको औद्योगिक नीति के तहत क्या किया जाता था, जितना भी राशि छूट दिया जाता था, ठीक है, उसमें अब क्या हुआ है 2019-24 में जो फिर से स्टार्टअप घोषित किया गया है, उसमें उनके पैकेज में 5% एक्स्ट्रा अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष अतिरिक्त छूट प्रावधान किया गया। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि पहले आपको छूट जो है कम मिलती थी, पहले आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता था तो वो भी कम मिलता था, जितना भी मिलता था उसमें आप 5% की वृद्धि कर दी गई। तो यही प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 5% अनुदान की वृद्धि हुई है, और कितने वर्ष की छूट बढ़ी है, तो 1 वर्ष एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाएगा। चीजें क्या हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है आप खुद आंकड़ा लगा सकते हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत सांकरा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, कहाँ की बात हो रही है? ग्राम पंचायत सांकरा की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, ये सांकरा कहाँ पड़ता है बच्चे? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये आपके धमतरी जिला के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धमतरी जिला के अंतर्गत पड़ता है। अब क्या बोला जा रहा है ये देखिए, नगरीय विकास खंड की ग्राम पंचायत सांकरा को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सीधे प्रश्न में बन जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ग्राम पंचायत सांकरा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये सांकरा कहाँ पड़ता है? धमतरी में, याद कर लो। दूसरा पॉइंट, ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार दिया क्यों गया है भाई? तो ऐसा क्या तीर मार दिया आपका ग्राम पंचायत सांकरा ने? तो याद रखेंगे, ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। किस श्रेणी में? स्वस्थ पंचायत। दूसरा प्रश्न यहीं से बन गया, याद हो गया क्या चीजें आपको? तो ग्राम पंचायत जो सांकरा है उसको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इसको यह जो पुरस्कार है वह स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम
पंचायत साकरा को इसके पूर्व भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यह भी आप याद रखेंगे। देखो, इनको पहले ही सम्मानित किया जा चुका है ना, राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से। अब एक बार फिर से इनको क्या मिल रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस बार जो दिया गया है वो कौन सा है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार कहा जाता है। और किस लिए दिया गया है, तो स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट कार्य के लिए जनपद पंचायत नगरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत सांकरा छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर रही है। क्या बोला जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट कार्य के लिए जो आपका जनपद पंचायत नगरी है ना, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस गांव में, वो है आपका सांकरा। तो यहाँ पर क्या पाया गया कि छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर ये रहा है। क्यों, क्योंकि ज्ञात हो कि 2022-23 में पुरस्कार हेतु 9 थीम पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार आमंत्रण किया गया था। जब 2022-23 चल रहा था, या अभी की हम बात करें तो 2022-23 में क्या किया गया है बच्चे, 9 थीम रखा गया है। 9 थीम रखा गया है, इसका मतलब यह है कि 9 श्रेणी रखी गई है जिस पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार आमंत्रण किया जाएगा। तो इसमें इस बार जो आपका स्वस्थ पंचायत थीम है, 9 थीम में से एक थीम कौन सा है, स्वस्थ पंचायत थीम। तो इस थीम पर ग्राम पंचायत सांकरा को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अव्वल नंबर पर रही है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब सीधे प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर से, देखो 2-3 प्रश्न बन जाएगा। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि ग्राम पंचायत सांकरा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, तो सांकरा को सम्मानित किया गया, याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन जाएगा कि आखिर किस लिए दिया गया है, या फिर कितनी थीम रखी गई थी 2022-23 में, तो याद रखेंगे 9 थीम रखा गया था, जिसमें से एक थीम है जो कि है आपका स्वस्थ पंचायत थीम। इस पर ग्राम पंचायत सांकरा को पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपके सामने है, दिख रहा है क्लियरली। स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज का आयोजन माह के तीसरे सप्ताह से किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्रश्न आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। स्कूली बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज का आयोजन किया जा रहा है, और माह के तीसरे सप्ताह से ही किया जा रहा है। अप्रैल की बात कर रहे हैं हम। अब इसके अंतर्गत होगा क्या चीज, तो समझना, छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह जो क्विज का आयोजन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता विषय पर अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया, यह इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। इस क्विज में शासकीय और म्युनिसिपल स्कूलों के 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय, संकुल, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर होगा। समझ आया क्या, तो यह जो रिजर्व बैंक आयोजन कर रहा है क्विज का, इसमें हिस्से कौन कौन लेंगे, तो 8वीं वाले, 9वीं वाले, 10वीं वाले कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और यह जो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, यह आपके कौन कौन से लेवल पर किया गया है, तो एक तो आपके ब्लॉक लेवल पर हुआ है, विकासखंड लेवल पर हुआ है, जिला लेवल पर हुआ है, और पूरे राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका आयोजन किया गया है। मतलब एक पूरे देश में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे भाग लेंगे। और यह कौन करवा रहा है, तो यह रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आपका करवा रहा है। ठीक। अब देखो इसमें होगा क्या, इस क्विज के अंतर्गत होगा क्या, तो याद रखेंगे, प्रथम चरण में विद्यालय, संकुल तथा विकासखंड स्तर पर, द्वितीय चरण में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। क्विज प्रतियोगिता का विषय वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी है। प्रतियोगिता के लिए पाठ्य सामग्री आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चीजें क्या अपने को समझ में आ गया, मतलब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको छोटे लेवल पर जाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि हम, तो पहले छोटे लेवल पर जाते हैं, वैसे ही यह जो प्रतियोगिता भी होगी ना, इसमें आपको पहले ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा, विकासखंड स्तर पर जाना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए आप जीत जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप जिला पर जाएंगे, उसके बाद फिर राज्य पर जाएंगे, फिर नेशनल पर जाएंगे, फिर इंटरनेशनल पर जाएंगे। चीजें क्या आपकी समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज का आयोजन किया गया था। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नए कलेवर में वेब मीडिया cgworld.com का शुभारंभ किया। यह चीज आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि cgworld.com अभी का नहीं है ना, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नए कलेवर में वेब मीडिया cgworld.com का शुभारंभ किया था। अच्छा, एक और प्रश्न है जो मेरे माइंड में था, मैं भूल जाऊंगी, आप लोगों को बता देती हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया और आने की संभावना भी है कि आगे भी पूछा जाएगा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के अगर मैं 33 जिलों की बात करूं बच्चे, तो 33 जिलों के 16 जिले ऐसे हैं,
जिनको अनुसूचित घोषित किया गया है। तो यह आपका यूनिक प्रश्न है अभी, क्योंकि करंट का है 33 जिलों के अकॉर्डिंग मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ, तो आप याद रखेंगे। तो 33 जिलों में से 16 जिले ऐसे हैं जिनको अनुसूचित घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नए कलेवर में CGWALD.com का शुभारंभ किया है। तो आप याद रखिए इस प्रश्न को। CGWALD के प्रमुख संपादक श्री रुद्र अवस्थी एवं संपादक श्री भास्कर मिश्रा भी इस मौके पर उपस्थित थे। CGWALD के प्रमुख संपादक, प्रमुख एडिटर जो हैं श्री रुद्र अवस्थी और संपादक श्री भास्कर मिश्र, ये दोनों इस मौके पर उपस्थित थे जिस टाइम पर CGWALD.com का शुभारंभ भूपेश बघेल जी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2014 में संचालित वेब मीडिया CGWALD.com पर एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक गतिविधि से संबंधित खबरें लगातार प्रसारित की जा रही हैं। अब इस वेब मीडिया को आकर्षक पेज के साथ एक बार फिर से नया कलेवर दिया गया है। चीज़ें क्या आपको समझ आई? तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ गया होगा कि CGWALD.com है क्या चीज़। तो यहाँ पर ना न्यूज मिलता है। कैसा न्यूज मिलता है? तो राजनीतिक मुद्दा से भी संबंधित हो सकता है, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक गतिविधि से संबंधित जो खबरें हैं ये लगातार यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। तो ये पहले से है, 2014 से चल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ ना, इस मीडिया को आकर्षक पेज के साथ एक बार फिर से नया कलेवर दिया गया है। चीजें क्लियर? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। और ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किसकी बात कर रही हूँ? CGWALD.com की बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। क्या बोला जा रहा है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्या किया? तो जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। अब ये है क्या चीज़? तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आदिवासी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जब होती हैं ना तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो यह भी एक पॉइंट है, एनालिसिस के माध्यम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट जुड़ रहे हैं आपके। देखिए सबसे पहली बात, 13 अप्रैल की बात हो रही है। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ था बच्चे? तो 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या किया था? तो इन्होंने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर से देखो 2 और 3 प्रश्न बन जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा हमारा 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ किया था? तो बस्तर संभाग का जो मुख्यालय है जगदलपुर, यहाँ पर भी कहाँ? तो 13 अप्रैल 2023 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित यह जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था बच्चे? तो जगदलपुर में एक बाग है जिसका नाम है लाल बाग, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन को नाम क्या दिया गया है? तो यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इस सम्मेलन को नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। क्या नाम दिया गया है? भरोसे का सम्मेलन। याद रख लेना, सम्मेलन को क्या नाम दिया है? बस्तर संभाग में जो हुआ था भरोसे का सम्मेलन। अब यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में या बोलूं कि विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन आई थी? तो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित हुई थी। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखेंगे यहीं पर शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को हुआ था। अब देखो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई थी। मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजना का घोषणा कर दिया गया था। चीजें हमारी क्या क्लियर हो चुकी हैं? तो शुरुआत में ही 26 जनवरी के दिन ही, गणतंत्र दिवस जिस दिन हुआ था ना उस दिन ही इस योजना का घोषणा कर दिया गया था। कौन सी योजना का घोषणा कर दिया गया था? तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ होगा, ऐसा घोषणा 26 जनवरी को ही कर दिया गया था। और ये हुआ कब आरंभ? तो आपके 13 अप्रैल 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ? बस्तर संभाग के जगदलपुर के लाल बाग में हुआ था। और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन आई थी? तो प्रियंका गांधी आई थी। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा प्रश्न बन जाएगा, इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अब देखो कोई भी योजना चालू होता है तो योजना हुआ है मतलब अनुदान आपको देना पड़ेगा, तभी वह जो योजना है वो क्रियान्वित हो पाएगा, है ना। तो यह बात तो 100% की है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ पैसे भी अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायत को प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपए की राशि जारी की। अब सोचो 1840 ग्राम पंचायतों को दिया है, कितना दिया है? 5,000 रुपए की राशि दी है। मतलब नहीं में कितना हो जाएगा? 90 तो ऐसी हो गया, और 90 तो 92 कर दो, 5 चौक 20, ये लो
ऐसी पैसा इतना इतना लग जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि योजना के शुभारंभ में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, बस्तर संभाग के टोटल 1840 ग्राम पंचायत को, किसको, 1840 ग्राम पंचायतों को कितनी राशि प्रदान की है बच्चे, तो 55,000 की राशि। अब 1840 याद नहीं हो रहा तो कम से कम 1800 याद रख लो। तो बस्तर संभाग के 1800 ग्राम पंचायत को 55,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या बोल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना का किया शुभारंभ। इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखो यह जो योजना बनाया गया ना कुछ इंटेंशन तो होगा ना। तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम में जनजाति के उत्सव, त्योहार, मेला, मड़ई, जात्रा, पर्व आदि उत्सव, त्योहार, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। 5-5 हजार रुपए तो दे चुके ना, अब फिर से एक बार 5,000 रुपए देंगे। मतलब कि हर ग्राम पंचायत को बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं ना, ताकि इनके त्यौहार को सही तरीके से मना सके, इस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, इनकी संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए क्या किया जाएगा, हर एक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए की राशि, और वो भी कब, प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। और 2 किस्तों में यह राशि जो है इनको दी जाएगी। आदिवासियों के 30 त्योहार, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना और इन त्योहार उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करना तथा सांस्कृतिक परंपराओं का भी लेखन करना। समझ आ गया आपको इसका उद्देश्य क्या है, ये समझ आ गया। उद्देश्य तो हमको समझ आ ही चुका है, लेकिन आपको जो राशि है वो भी याद रखना पड़ेगा। 10,000 की राशि हर वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10,000 रुपये मिलेगा, इनको 2 किस्त में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। अब देखिए बजट में क्या इसका प्रावधान है, बिल्कुल है। इतनी वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया भाई, मतलब इसी वजह से 5-5 हजार रुपए इनको दिया जा रहा है, ठीक। तो बजट में भी इसके बारे में लिखा गया है कि 5 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति विकास खंड में लागू होगी। अभी मैंने आपको बताया ना कितने क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है या फिर किसको किसको अनुसूचित घोषित किया गया, तो याद रखेंगे। अगर 33 जिले की बात कर ले तो 16 जिले को अनुसूचित घोषित किया गया है। ग्राम में कौन कौन से त्योहार में इस राशि का उपयोग किया जाएगा, अच्छा वो 16 जिले कौन कौन से, ये आप लोग को कमेंट करके मेरे को बताना है। गूगल से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, ढूंढ करके बताइए। अगर नहीं मिलता है तो नहीं पता मैडम करके कमेंट करो, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ठीक। ग्राम में कौन कौन से त्योहार में इस राशि का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासकीय निकाय उत्तरदायी होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी प्री में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना का किया शुभारंभ। योजना के क्रियान्वयन के बारे में थोड़े से पॉइंट है, देख लो, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। तो यह जो योजना है इसकी जो इकाई है वो गांव होंगे, मतलब सबसे छोटा स्तर कौन सा होगा, गांव होगा। इसका यूनिट कौन सा होगा, इकाई कौन सा होगा, तो गाँव होगा। योजना के लिए नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे। नोडल एजेंसी की भी व्यवस्था है, तो नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करेंगे, तो जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, CEO है, वो यहाँ पर काम करेंगे। जनपद पंचायत होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय शासकीय निकाय एवं अनुभाग स्तरीय शासकीय निकाय का गठन भी किया जाएगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखो, गौठान में लग रहे हैं तेल पेराई यूनिट, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गौठानों में क्या लग रहा है भाई, तो तेल पेराई यूनिट लग रहा है। क्यों, तो समझना, प्रदेश के गौठान आजीविका मूलक गतिविधि के लिए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। इसमें महिला स्व सहायता समूह को रोजगार मिल रहा है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मुर्गी पालन, मछली पालन, उद्यानिकी फसल के साथ साथ अब मसाला, साबुन निर्माण, तेल पेराई जैसे इकाई स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तो यह तो ठीक है, अपने को तेल पेराई से ही समझ आ गया था। गौठानों में लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के क्षेत्र में विकास हो रहा है, गतिविधि में बढ़ावा हो रहा है। गौठानों में खाद के माध्यम से और आपके साबुन तेल निर्माण आदि के माध्यम से महिलाओं को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी थोड़ी सी आर्थिक मदद हो सके। उद्देश्य तो अपने को समझ आ गया टाइटल देख करके। याद रखने वाला चीज क्या है, तो याद रखने वाली चीज ये है बच्चे कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जसपुर जिले के नन्हेसर और पंडरापाट गौठान में तेल पेराई यूनिट लगाई गई है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि कौन से गौठान में तेल पेराई यूनिट लगा है, तो जसपुर में लगा है। और जसपुर में भी कहाँ लगा है, तो जसपुर जिले के नन्हेसर और पंडरापाट में। नन्हेसर और पंडरापाट याद रहेगा, जसपुर जिले के नन्हेसर और पंडरापाट, इन गौठानों में तेल पेराई की यूनिट लगाई गई है। चीजें क्लियर, आगे बात करते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है। फिर से मजेदार वाला प्रश्न आ गया, देखो हमारा छत्तीसगढ़ कितना उन्नति कर रहा है भाई। प्रश्न क्या बोल रहा है,
पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए, मतलब पीएम फसल बीमा योजना में हमारे छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है भाई, इस वजह से इनको क्या किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। अब देखो 14 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा, 14 अप्रैल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, अप्रैल की ही घटना हम पढ़ रहे हैं, तो 14 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ था, रायपुर में, 9वीं राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में से सम्मानित किया गया है। कौन से नंबर का था, तो यह जो आयोजन हुआ है वो 9वें नंबर का था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया, समझ आ गया, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बेहतर और सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। कब, 14 अप्रैल 2023 को। कहाँ, तो रायपुर में। कौन सा आयोजन था ये, तो 9वें नंबर का था। ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं बच्चे। अब देखो भारत सरकार के कृषि सचिव कौन है, तो श्री मनोज आहूजा ने, कृषि सचिव की बात हो रही है, ध्यान रखना, तो भारत सरकार के कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। किसने किया, तो कृषि सचिव है कौन, मनोज आहूजा ने क्या किया है, तो कृषि विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्य में शुमार है। चीज़ें क्लियर। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया गया। किसानों को बीमा राशि के रूप में कितने पैसे दिए गए, तो यह याद रखेंगे आप, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह जो आखिरी वाला पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की राशि दी गई। कितनी, 192 करोड़ बोल सकते हो, 192 याद रहेगा तो 4 एक ऐसी बना लोगे, ठीक है। तो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान से देखो, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की बात हो रही है। यहाँ पर CHC जनकपुर स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन में अव्वल है। अब यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है या किस चीज़ में अव्वल है बताया जा रहा है, तो CHC जनकपुर स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन में अव्वल है। तो याद रखेंगे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को, कौन से जिले के, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी की बात हो रही है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के अंतर्गत जो आपका जनकपुर पड़ता है, तो उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में पहला स्थान हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 13 अप्रैल को राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र व शील्ड से सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का चेक किसको प्रदान किया, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी का जो जनकपुर, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र है, इसको सम्मानित किया गया 15 लाख रुपए का चेक प्रदान करके। कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। जनकपुर कहाँ पड़ता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में। किस लिए सम्मानित किया जा रहा है, तो CHC स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को बेहतर स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य में पहले नंबर पर रखा गया है और साथ में इनको 15 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। शासकीय अस्पताल में सफाई प्रबंधन, रोग नियंत्रण, भवन और परिसर सौंदर्यीकरण, रोग में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन क्रियान्वयन, स्वच्छता अस्पताल योजना में किए गए कार्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कायाकल्प योजना के अंतर्गत 2022-23 हेतु प्रदान किया गया है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये देने का काम कौन कर रहा है, तो ये कायाकल्प योजना के अंतर्गत इनको प्रदान किया गया है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। किस योजना के तहत, कायाकल्प योजना के तहत। क्यों दिया गया ये समझ आया आपको, क्योंकि ये अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसको बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखते हैं, आकर्षक बनाने के लिए अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो यह सबको देखते हुए इनको अव्वल नंबर पर राज्य में पहला स्थान पर रखा गया है। और साथ ही साथ जो आपका कायाकल्प योजना है इसके अंतर्गत 2022-23 हेतु इनको प्रदान किया गया यह जो पुरस्कार है वह, और साथ में 15 लाख की राशि तो आपको याद रखना ही है। इस प्रकार से आज का ये जो स्लाइड है वो हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। जब तक मैं बाहर हूँ बच्चे, इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जाकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।